हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इस समय बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर पढ़ा रहा हूं और बीए पंचम सेमेस्टर अर्थात फिफ्थ सेमेस्टर से मैं आप लोगों को इस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा हूं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा बताया था। इस वीडियो में मैं लोक प्रशासन का क्षेत्र और प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र एवं प्रकृति की तरफ। लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र यानी कि क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज स्कोप, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्कोप। हमें पढ़ना है स्कोप और एंड नेचर। स्कोप एंड नेचर यानी कि स्कोप क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र का मतलब कि एक निश्चित दायरा होता है। क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि निश्चित एक ऐसा दायरा होता है जहां हम लोक प्रशासन का अध्ययन कर सकते हैं। उन सभी विषयों को लोक प्रशासन में समाहित कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा क्षेत्र है, यानी कि उस क्षेत्र में सभी लोग आपको जानते हैं। इसी तरह से लोक प्रशासन, इसी तरह से सोशल साइंस के सभी विषय में होता है कि विभिन्न विषयों का क्षेत्र क्या है। जिस तरह से राजनीति का एक क्षेत्र होता है, राजनीति विज्ञान का अपना एक क्षेत्र होता है, उसी तरह से लोक प्रशासन का भी एक क्षेत्र होता है कि लोक प्रशासन का अध्ययन हम किन किन क्षेत्रों तक कर सकते हैं या कहाँ कहाँ तक लोक प्रशासन की गतिविधियां लागू की जा सकती हैं या कहाँ कहाँ तक लोक प्रशासन की गतिविधि संचालित हो सकती है। तो राजनीति विज्ञान की तरह लोक प्रशासन की भी एक सीमा रेखा निर्धारित करना काफ़ी दुष्कर कार्य होता है। जिस तरह से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम क्षेत्र को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, उसके क्षेत्र को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, उसकी सीमा रेखा को निर्धारित नहीं कर सकते हैं, सीमा रेखा हम खींच नहीं सकते हैं। उसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी हम कोई सीमा रेखा खींच नहीं सकते हैं या इसके क्षेत्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसके तीन कारण हैं। क्योंकि पहला कारण है कि लोक प्रशासन एक नया विषय है। लोक प्रशासन जो है एक नया विषय है और इसका विकास अभी हाल ही के वर्षों में हुआ है। यह क्या है? एक नया विषय है, यह एक न्यू सब्जेक्ट है, नया विषय है। इसका विकास जो है अभी हाल ही के वर्षों में हुआ है, यानी कि 1887 से इसके विकास का क्रम या विकास का चरण प्रारंभ होता है। दूसरा, लोक प्रशासन जो है वह एक विकासशील विषय है। लोक प्रशासन की सीमा रेखा इसलिए हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक विकासशील विषय है। यह हमेशा विकसित होता रहता है। विकासशील का मतलब हमेशा विकसित होता रहता है, नए नए क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होते रहते हैं। इसलिए हम सीमा रेखा खींच नहीं सकते या इसके क्षेत्र को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्र होता है, चूंकि यह विकासशील विषय है, इसलिए इसका क्षेत्र हमेशा परिवर्तित होता रहता है, परिवर्धित होता रहता है। और तीसरा कारण है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो लोक प्रशासन की परिभाषा दी गई है या प्रशासन की परिभाषा दी गई है उसमें विद्वानों में मतैक्य नहीं है। सभी विद्वानों में मतैक्यता का अभाव है। कोई भी एक जैसी परिभाषा नहीं दे सकता है या नहीं देता है। इसलिए लोक प्रशासन की सीमा रेखा निर्धारित करना असंभव कार्य है। लेकिन लोक प्रशासन के क्षेत्र के विषय में मुख्यतः तीन दृष्टिकोण प्रचलित हैं या तीन प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को निर्धारित करता है। पहली विचारधारा है पोस्ट कार्ब विचारधारा। यह विचारधारा जो है यह संकुचित है। यह विचारधारा संकुचित है और इसके जो प्रतिपादक हैं वह लूथर गुलिक हैं। इसके प्रतिपादक लूथर गुलिक हैं। इसके प्रतिपादक लूथर गुलिक हैं। पोस्ट कार्ब संबंधी विचारधारा, यह जो पोस्ट कार्ब संबंधी विचारधारा है यह अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। POSDCORB, यानी कि ये जो CO है यह, इसको हम एक अक्षर गिनेंगे CO, तो यह 7 अक्षरों से मिलकर बना है। अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है और सातों अक्षरों का अर्थ अलग अलग होता है।
लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 7 अक्षरों में सिमट कर रखा है। 7 अक्षरों में ही उसने समेट दिया है कि लोक प्रशासन इतना ही है। जैसे हम व्याख्या करते हैं लोक प्रशासन के पुष्टकौल संबंधी विचारधारा का, तो पी का अर्थ होता है प्लानिंग। पी से क्या क्या अर्थ होता है? प्लानिंग। पी का अर्थ होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। पी का अर्थ होता है प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ होता है योजना बनाना। योजना बनाना, योजना बनाना। ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन तैयार करना, संगठन तैयार करना। और यस से तात्पर्य होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी कि कर्मचारी भर्ती करना, कर्मचारी भर्ती करना, भर्ती करना, कर्मचारी भर्ती करना। और डी से होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा निर्देशन देना, निर्देशन देना। और ओ से मतलब होता है और सीओ, सीओ से अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, समन्वय करना, समन्वय करना। और आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट, प्रतिवेदन देना, प्रतिवेदन देना। और बी का तात्पर्य होता है बजटिंग। बजटिंग यानी कि बजट बनाना। बी का तात्पर्य क्या होता है? बजटिंग। बी का तात्पर्य होता है बजटिंग, बजट तैयार करना, बजट तैयार करना। तो लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 7 अक्षरों तक लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 7 अक्षरों में समेट कर रखा है। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना। जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कार्य की शुरुआत करने के पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कि हमें मिल फैक्ट्री एक स्थापित करना है, या कोई किसी संस्था का गठन करना है, या किसी प्रकार का हमें कार्य करना है, किसी उद्देश्य को पूरा करना है। हमें किसी उद्देश्य को पूरा करना है तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें संसाधन कौन से चाहिए, उपकरण कौन से चाहिए, लोग कैसे चाहिए। और इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। जब हम योजना बनाते हैं तो योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए, योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए हमें कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? योजना को कार्य रूप देने के लिए, तो योजना को कार्य रूप देने के लिए हम सबसे पहले एक संगठन बनाते हैं, संगठन तैयार करते हैं, अपने योजना का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें कर्मचारियों की भर्ती करना होता है, यानी कि स्टाफिंग, कर्मचारियों की भर्ती करना होता है। योजना बनाते हैं, योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए या उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम संगठन बनाते हैं। योजना को या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, या एक संस्था की ज़रूरत होती है जिस संस्था के माध्यम से हम कार्य करते हैं, तो उस संस्था का हम सृजन करते हैं। संस्था का सृजन करने के पश्चात या संगठन बनाने के पश्चात हमें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, लोगों की आवश्यकता होती है। और लोगों की जो आवश्यकता होती है उसको हम अपने संगठन में भर्ती के माध्यम से पूरा करते हैं, जो हमारे कार्यों को संपादित करते हैं, यानी स्टाफिंग। हम कर्मचारी की भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद डी से डायरेक्शन यानी कि निर्देशन।
हम अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देशन देते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे हमें योजनाओं को पूरा करना है, कैसे अपने उद्देश्य में हमें सफल होना है। तो समय समय पर कर्मचारियों को निर्देशन दिया जाता है या संगठन के मुख्य पदाधिकारियों के द्वारा संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों को, विभिन्न कर्मचारियों को, विभिन्न अधीनस्थों को निर्देशन दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, समन्वय यानी कि कर्मचारी और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना, विभिन्न संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित करना, पदाधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। हम जो कार्य करते हैं तो कार्य समय समय पर पूरा होते रहें, इसके लिए हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं, यानी कि एक रिपोर्ट बनाते हैं अपने कार्यों की कि हमारे कार्य कहाँ कहाँ तक पूरा हो चुके हैं और कितना कार्य भी बाकी है। तो अपने कार्यों की या अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हुए हम एक रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं कि हमारे कितने कार्य पूरा हो चुके हैं और अभी हमें क्या करना है इत्यादि संबंधी हम अपने संस्था का या अपने संगठन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, कार्यों का रिपोर्ट तैयार करते हैं, मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट तैयार करते हैं। बी फॉर बजटिंग। बजटिंग का मतलब होता है बजट तैयार करना। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें वित्त की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है। जैसे हम कोई योजना बनाते हैं, उस योजना को पूरा करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है और संगठन को कार्य रूप देने के लिए कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न संसाधनों के लिए हमें वित्त की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम बजट तैयार करते हैं कि हम अपने उद्देश्यों को कितने बजट में पूरा कर पाएंगे या हम जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य में कितने बजट की आवश्यकता होगी या कितने धन की आवश्यकता होगी। तो हम पूरे कार्य के लिए, पूरे अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें बजट बनाना पड़ता है। पूरे साल का, एक साल का पूरा बजट बनाना पड़ता है, एक वर्ष का पूरा बजट हमें बनाना पड़ता है अपने कार्य को करने के लिए। तो इस तरह से हम बजट तैयार करते हैं। तो लूथर गुलिक ये मानते हैं कि जो लोक प्रशासन है इसी के अंतर्गत समाहित है कि हम लोक प्रशासन के अंतर्गत योजना बनाते हैं और योजना बनाकर हम योजना बनाते हैं सबसे पहले, फिर उस योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए संगठन बनाते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्टाफिंग की ज़रूरत होती है, निर्देशन की ज़रूरत होती है, विभिन्न कर्मचारियों के मध्य समन्वय की ज़रूरत होती है, प्रतिवेदन की ज़रूरत होती है, बजट की ज़रूरत होती है। तो ये सब लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। लोक प्रशासन का दायरा जो है इतना ही है, या लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन का दायरा केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है, कार्यपालिका तक ही सीमित है। यानी कि जो प्रशासक कार्य करते हैं, जो प्रशासक कार्य करते हैं वही उन्हीं प्रशासकों के कार्य जो होते हैं वही लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से लूथर गुलिक केवल लोक प्रशासन को कार्यपालिका तक सीमित मानते हैं कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है। लेकिन जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में जो पोस्ट कार्य संबंधी विचारधारा है, इसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। विद्वानों का कहना है कि यह दृष्टिकोण इतना संकीर्ण है कि इस पर लोक प्रशासन शब्द से प्रकट होने वाला अर्थ पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। पोस्ट कॉर्प की जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि ये जो पोस्ट कॉर्प की जो प्रक्रियाएं हैं, यह किसी भी क्षेत्र पे लागू हो सकता है। यह परिवार पर लागू हो सकता है, सेना पर लागू हो सकता है, चर्च पर लागू हो सकता है, स्थानीय इकाइयों पर लागू हो सकता है आदि, कहीं भी देखी जा सकती हैं। हम परिवार में भी पोस्ट कॉर्प को लागू कर सकते हैं। एक छोटी सी कंपनी खोलकर हम पोस्ट कॉर्प लागू कर सकते हैं। तो यह जो पोस्ट कॉर्प संबंधी दृष्टिकोण है यह बहुत संकुचित है और संकीर्ण है। अतः संगठन चलाने का यह विशेष ज्ञान लोक प्रशासन नहीं हो सकता है। आलोचकों का कहना है कि संगठन चलाने के लिए यह जो विशेष ज्ञान है यह केवल लोक प्रशासन नहीं हो सकता है, यह लोक प्रशासन से अलग भी हो सकता है। इस विचारधारा में दुर्बलता यह है कि इसमें संदर्भ का ध्यान नहीं रखा जाता है। इस विचारधारा की दुर्बलता यह है कि इसमें संदर्भ का ध्यान नहीं रखा जा सकता है या संदर्भ का ध्यान नहीं रहता है। लोक प्रशासन में लोक हित, लोक कल्याण एवं लोक उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या है, लोक हित को ध्यान में रखा जाता है, लोक कल्याण को ध्यान में रखा जाता है, लोक हित को ध्यान में रखा जाता है। इन सब भी बातों को ध्यान में रखकर क्या कार्य किया जा सकता है, यानी कि जनहित की भावना निहित होती है। लेकिन पोस्ट कॉर्प संबंधी दृष्टिकोण में कहीं भी जनहित की भावना दिखाई नहीं देती है। तो इस तरह से यह दृष्टिकोण जो है काफ़ी संकुचित हो जाता है।
जो मानव संबंध दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं, तो मानव संबंध दृष्टिकोण के प्रतिपादकों का कहना है कि पोस्ट कॉर्ब को लोक प्रशासन कहना प्रशासन का एक अत्यंत निर्जीव, शुष्क, मृत चित्र प्रस्तुत करता है, मृत चित्र प्रस्तुत करता है। हाथोन प्रयोग के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्रों में यह सिद्धांत स्वीकृत होता जा रहा है कि प्रशासन एक मानवीय कला है। जो हाथोन प्रयोग होता है, हाथोन प्रयोग के पश्चात यह सिद्धांत स्वीकृत होता जा रहा है कि लोक प्रशासन जो है एक मानवीय कला है, यह एक सामाजिक विज्ञान है जिसको हम केवल नट और बोल्ट का रूप नहीं दे सकते हैं, जिसे हम केवल नट और बोल्ट का रूप नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से जो पोस्ट कॉर्ब संबंधी विचारधारा है यह काफ़ी संकीर्ण है, इसको हम लोक प्रशासन के सभी क्षेत्रों में लागू नहीं कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरी विचारधारा, पाठ्य विषयक विचारधारा। पोस्ट कॉर्ब के आलोचक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र विषय की दृष्टि से निर्धारित किया जाना चाहिए, तकनीक की दृष्टि से नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए। जबकि पोस्ट कॉर्ब जो है पोस्ट कॉर्ब संबंधी विचारधारा तकनीक की दृष्टि से लोक प्रशासन के क्षेत्र को निर्धारित करती है। लेकिन पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा के प्रतिपादकों का कहना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र विषय की दृष्टि केवल तकनीक की दृष्टि से निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विषय की दृष्टि से निर्धारित किया जाना चाहिए। जैसे कि लेविश मेरियम एक ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन को कैंची के दो फलकों की तरह से मानते हैं। एक फलक पर तकनीक है और दूसरे फलक पर विषय है, यानी कि विषय और तकनीक। लेविस मेरियम एक ऐसे लेखक हैं जो एक कैंची की दो फलकों की तरह लोक प्रशासन के क्षेत्र में विषय और तकनीक को महत्व देते हैं, या दोनों को महत्व देते हैं, विषय को भी महत्व देते हैं और तकनीक को भी महत्व देते हैं। मेरियम का कहना है कि किसी भी अभिकरण के द्वारा प्रभावपूर्ण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन केवल तभी संभव हो सकता है जब उसकी विषय वस्तु का भी अच्छा ज्ञान रहता है। केवल हम तकनीकों को ही नहीं जानते, वरन विषय वस्तु को भी जानते हैं। तो एक प्रशासक विषय वस्तु के बारे में जब ज्ञान अर्जित कर लेता है, विषय वस्तु को जान लेता है, तो वह और अच्छे ढंग से प्रशासन कर सकता है, यानी कि तकनीकों का इस्तेमाल और अच्छे ढंग से वह कर सकता है। पाठ्य विषय संबंधी विचारधारा के समर्थक लोक प्रशासन को नीति विज्ञान मानते हैं। जो पाठ्य विषयक विचारधारा के समर्थक हैं वह लोक प्रशासन को क्या मानते हैं? नीति विज्ञान मानते हैं। यानी कि इसका क्षेत्र केवल तकनीक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह विभिन्न नीतियों को भी अपने आप में समाहित करता है और विषय की दृष्टि से उसे सरकार की कार्यकारिणी के समकक्ष बना देता है। यानी कि इसमें सरकार के कार्यकारी अंगों के सभी कार्यों को समाहित कर लिया जाता है। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की संपूर्ण गतिविधियों को व्यापक बना देता है। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र को सरकार की संपूर्ण गतिविधियों को व्यापक बना देता है। यानी कि सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं, सभी गतिविधियां इस लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। सरकार की सभी गतिविधियां लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं। सरकार जो भी कुछ करता है यह सारी सरकार के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं, क्षेत्र में आते हैं। चूँकि ये जो लोक प्रशासन संबंधी जो गतिविधियां होती हैं वह अधिकांशतः कार्यपालिका से संबंधित होती हैं। लोक प्रशासन की गतिविधियां किससे संबंधित होती है? कार्यपालिका से संबंधित होती हैं। लेकिन कार्यपालिका के साथ साथ थोड़ी बहुत यह न्यायपालिका और विधायिका से भी संबंधित होती हैं। न्यायपालिका और विधायिका यानी कि संसद या व्यवस्थापिका से भी संबंधित होती हैं। हम विधायिका को या न्यायपालिका को अलग नहीं कर सकते हैं, लोक प्रशासन से अलग करके नहीं दे सकते हैं, बल्कि विधायिका के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं, न्यायपालिका के द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं, वह भी लोक प्रशासन की श्रेणी में आते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन जो है 3 प्रकार का कार्य करता है। पहला, यह नीति निर्माता
राजनीतिज्ञों को सामग्री प्रदान करता है। पहला कार्य क्या करता है? यह नीति निर्माता और राजनीतिज्ञों को सामग्री प्रदान करता है। सामग्री प्रदान करता है यानी कि उनको नीति बनाने के लिए जनता के बीच जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं प्रशासन के दौरान, तो प्रशासन के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीति नियंता होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, या जो नेता होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वह नियम का निर्माण करते हैं। वह नियम का निर्माण करते हैं तो लोक प्रशासन उनको सामग्री प्रदान करता है। और दूसरा, यह नीति निर्माण और कार्यान्विति में रिक्तता को भरता है। यानी कि यह नीति निर्माण, दूसरा यह नीति निर्माण यह नीति निर्माण और क्रियान्विति में जो गैप होता है रिक्तता, जिसको हम कहते हैं रिक्तता, जो गैप होता है उस गैप को लोक प्रशासन के द्वारा ही भरा जाता है। जो प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उसके बीच में होते हैं, प्रशासकीय अधिकारियों के द्वारा इस गैप की पूर्ति की जाती है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा लोक प्रशासन जो कार्य करता है वह यह है कि यह सभी नीतियों को एक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता रहता है। यह सभी नीतियों को एक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता रहता है। यानी कि लोक प्रशासन जितनी भी नीतियां बनती है उन सभी नीतियों को एक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता है, एक प्रोसेस के रूप में प्रभावित करता रहता है। जैसा कि WF बिलोबी कहते हैं, WF बिलोबी का कहना है कि राजनीति विज्ञान में प्रशासन का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थ में यह शब्द शासकीय मामलों के वास्तविक संचालन को व्यक्त करता है। इसलिए शासन की विधायी शाखा के प्रशासन, न्यायिक मामलों के प्रशासन या कार्यपालिका शक्ति के प्रशासन या कार्यपालिका शक्ति या शासन की प्रशासकीय शाखा के कार्यों का प्रशासन, सामान्य रूप से सभी कार्यों का संचालन लोक प्रशासन के अंतर्गत मानना सर्वथा उचित होता है। यानी कि जो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, जो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, जो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, जो कार्यपालिका के विभिन्न शाखाओं के द्वारा किया जाता है, सभी के कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत मानना उचित होता है। और दूसरी तरफ WF बिलोबी कहते हैं कि अपने संकीर्ण अर्थ में यह केवल प्रशासकीय शाखा की संक्रियाओं को ही व्यक्त करता है। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिलोबी लिखते हैं। और इसी तरह से लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के कार्यों को या क्षेत्र को केवल प्रशासकीय कार्यों तक ही सीमित माना है। यानी कि कार्यपालिका तक ही सीमित माना है। लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के अंतर्गत ही कार्य करती है। यानी कि लोक प्रशासन के कार्यों को केवल कार्यपालिका तक ही सीमित रखते हैं। लूथर गुलिक का कहना है कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है, जिसका संबंध शासन से होता है। अतः प्रधानतः इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जो सरकार कार्य करती है। इसका संबंध कार्यपालिका शाखा से है जो सरकार कार्य करती है। यद्यपि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका को भी स्पष्टतः संबंधित प्रशासकीय समस्याएं होती हैं, तो लोक प्रशासन का क्षेत्र सरकारी कार्यों के साथ ही साथ गैर सरकारी कार्यों से भी है। लोक प्रशासन का क्षेत्र सरकारी कार्यों के साथ साथ गैर सरकारी कार्यों से है जहां पर जनता का पैसा लगता है। यानी कि जहां पर जनता का पैसा लगता है वह सब कुछ लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। जहां जनता का पैसा लगता है वह सब कुछ लोक प्रशासन के दायरे में आता है। जैसे कुछ सहकारी समितियां होती हैं, इनमें करदाता का पैसा लगता है, इसलिए लोक प्रशासन की परिधि के अंतर्गत आ जाता है। सहकारी समितियां जो होती हैं वह लोक प्रशासन की परिधि में आ जाती हैं।
प्राइवेट या निजी उद्योगों में भी अधिकांश धन जनता के द्वारा लगाया जाता है या जनता का पैसा कर के रूप में दिया जाता है, और इसलिए लोक प्रशासन इस बड़े बड़े उद्योगों को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं रख सकता है। यानी कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं, गैर सरकारी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में भी जनता का पैसा लगा रहता है। इसलिए जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन उन सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों को भी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं कर सकता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र उन सभी सार्वजनिक क्रियाओं व कार्यों तक है जो कि समाज के लिए किए जाते हैं। यानी कि समाज के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, चाहे वह निजी संस्था के द्वारा किया जाता है या फिर सरकारी संस्था के द्वारा किया जाता है, सब वह सारे कार्य लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं, लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं। फैलिक्स एफ निग्रो, फैलिक्स एफ निग्रो, फैलिक्स एफ निग्रो, फैलिक्स एफ निग्रो अपनी पुस्तक मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी पुस्तक का नाम है, फैलिक्स एफ निग्रो का पुस्तक का नाम है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र को अंकित किया है, लोक प्रशासन के क्षेत्र को बताया है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र है क्या। पहली बात कहते हैं, यानी कि पहला बिंदु वह उन्होंने रखा है कि लोक प्रशासन सरकारी ढांचे में एक सहकारी वर्गीय प्रयत्न है। फैलिक्स एफ निग्रो अपनी पुस्तक मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं कि लोक प्रशासन सरकारी ढांचे में एक सहकारी वर्गीय प्रयत्न है। उनका कहना है, फैलिक्स एफ निग्रो का, कि यह सरकार की तीनों शाखाओं जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। लोक प्रशासन जो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है और लोक प्रशासन नीति निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस तरह से लोक प्रशासन राजनीतिक प्रक्रिया का एक अंग है। तीसरा पॉइंट वो बताते हैं कि लोक प्रशासन नीति प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से अलग है। फैलिक्स एफ निग्रो कहते हैं कि समाज को सेवाएं प्रदान करने में, फैलिक्स एफ निग्रो कहते हैं कि समाज को सेवाएं प्रदान करने में अनेक निजी व्यक्तियों का भी हाथ होता है या निजी कंपनियों का भी हाथ होता है, और यह निजी कंपनियों से भी या निजी उद्यमों से भी या निजी व्यक्तियों से भी घनिष्ठ रूप से संबंधित रहता है। फैलिक्स एफ निग्रो कहते हैं कि अभी हाल ही के वर्षों में यह देखने में आया है कि लोक प्रशासन मानवीय तत्वों से बहुत प्रभावित हुआ है। मानवीय तत्वों से, यानी कि मानवीय तत्व संबंधित दृष्टिकोणों से यह बहुत प्रभावित हुआ है। तो इस प्रकार फैलिक्स एफ निग्रो लोक प्रशासन को एक विस्तृत विषय मानते हैं। एक लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उस लोक प्रशासन के क्षेत्र को विस्तृत मानते हैं, व्यापक मानते हैं। फैलिक्स एफ निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के द्वारा किए गए सभी कार्य शामिल हो जाते हैं, चाहे वह कार्यपालिका के द्वारा हो या व्यवस्थापिका के द्वारा हो या फिर विधायिका के द्वारा हो। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में यह दो दृष्टिकोण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है पोस्ट कार्य संबंधी दृष्टिकोण और दूसरा है पाठ्य विषय विचारधारा। लेकिन इसके अलावा दो दृष्टिकोण और हैं, एक हेनरी फेयोल का और दूसरा स्टीफन रॉबिन्स का। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा लोक प्रशासन के क्षेत्र में तीसरा दृष्टिकोण है पोकोक दृष्टिकोण। पोकोक दृष्टिकोण, जो पोकोक दृष्टिकोण है यह भी बिल्कुल लोक प्रशासन के क्षेत्र को लूथर गुलिक की तरह से इंगित करता है। लूथर गुलिक ने जिस तरह से पोस्ट कॉर्ब को प्रभावित किया है या पोस्ट कॉर्ब संबंधित दृष्टिकोण को बताए हैं कि लोक प्रशासन का कार्य जो है वह पोस्ट कॉर्ब तक सीमित है, इसी तरह से हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोकोक तक सीमित किया है। हेनरी फेयोल में इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। यह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पोकोक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन हैं, तो हेनरी फेयोल है। हेनरी फेयोल कहते हैं कि लोक प्रशासन पोकोक के अंतर्गत अध्ययन करता है, यानी कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वह पोकोक तक ही सीमित है। जैसे पी से प्लानिंग और ओ से ऑर्गेनाइजेशन
सी से कमांडिंग, और CO से कोऑर्डिनेशन, और C से कंट्रोलिंग, यानी कि योजना बनाना। लोक प्रशासन के अंतर्गत, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? लोक प्रशासन के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या करते हैं? किसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए योजना बनाते हैं, फिर हम संगठन बनाते हैं, और संगठन बनाने के पश्चात कमांडिंग, यानी कि निर्देश देते हैं, कोऑर्डिनेशन, फिर विभिन्न कर्मचारियों के मध्य, विभिन्न संसाधनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं, और इसके अलावा फिर हम नियंत्रण रखते हैं, संगठन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। इन सभी कार्यों को वह लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत सीमित करते हैं या लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। इसी तरह से चौथा दृष्टिकोण है वह है पोल। के प्रतिपादक हैं स्टीफन रॉबिन्सन इनको कह सकते हैं, स्टीफन रॉबिन्स पोल दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। स्टीफन रॉबिन्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र पोल तक सीमित है। पोल, व्हाट इज पोल? P से प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और L से लीडिंग, L फॉर लीडिंग, और E से इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन करना। इवैल्यूएशन, पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, इवैल्यूएशन। हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सबसे पहले योजना बनाते हैं। योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए या अपने उद्देश्यों में सफल होने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को क्रियान्वित करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को या अपने योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए लीडिंग करते हैं, यानी कि नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। यदि आपके अंतर्गत नेतृत्व की क्षमता नहीं हो, नेतृत्व यानी कि निर्देशन, जैसा कि लूथर गुलिग भी डी कहते हैं, यानी कि डायरेक्शन और कमांडिंग। तो डी यानी कि डायरेक्शन और कमांडिंग के अर्थ में स्टीफन रॉबिन्स ने लीडिंग को लिया है। लीडिंग यानी कि नेतृत्व करना। जब हम किसी संगठन का नेतृत्व करते हैं और हमारा नेतृत्व अच्छा होता है, तभी संगठन हमारा सफल हो पाता है या तभी योजनाएं सफल हो पाती हैं। यानी कि एक नेतृत्वकर्ता अच्छा निर्णय लेता है, तभी उसकी योजनाएं सफल होती हैं। यानी कि हमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए। तो स्टीफन रॉबिन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग और इसके साथ साथ इवैल्यूएशन, हमें अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, अपने संगठन का मूल्यांकन करना चाहिए, अपनी गतिविधियों का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि समस्त कार्यों का, समस्त गतिविधियों का और कार्यों का जो लेखा जोखा है उसको तैयार करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारे कार्य कहाँ तक असफल हैं या कहाँ तक सफल हैं, या हमारे कार्यों में कौन कौन सी कमियाँ हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इवेल्युएट करना चाहिए हमें अपने कार्यों का, अपनी योजना का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपनी लीडिंग का इवेल्युएशन करना चाहिए। तो इस तरह से स्टीफन रॉबिन्स पोल के रूप में लेते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में, तो हेनरी फेयोल पोकोक के रूप में लेते हैं, तो लूथर गुलिक पोस्टकॉर्प के रूप में लेते हैं। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक संकीर्ण, पहला क्या है? संकीर्ण विचारधारा, दूसरा है व्यापक विचारधारा।
संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत हम देखते हैं कि हेनरी फेयोल हैं, लूथर वुलिक हैं और स्टीफन रॉबिन्स हैं इत्यादि विचारक जो हैं, जो लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका तक सीमित मानते हैं। कुछ ऐसे विचारक हैं जो जैसे यल्डी वाइट हैं, फेलिक्स एफ निग्रो हैं इत्यादि विचारक हैं जो लोक प्रशासन के क्षेत्र को बहुत ही व्यापक मानते हैं। वह मनुष्य के हर कार्य को जो भी जहाँ जनहित संबंधित होता है, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और जिसमें जनहित की भावना होती है या जनता के लिए जो भी कार्य किया जाता है, सारे कार्य लोक प्रशासन के दायरे में आते हैं, लोक प्रशासन के क्षेत्र में आते हैं। चाहे वह कार्यपालिका के द्वारा किया गया हो, चाहे व्यवस्थापिका के द्वारा किया गया हो, चाहे न्यायपालिका के द्वारा किया गया हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में बताया। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा न हो इसलिए मैं प्रकृति को अगले वीडियो में बताऊंगा। प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति को अगले वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ अगले वीडियो में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच क्या अंतर होता है यह भी आपको समझाऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार की आपको विषय से समस्या उत्पन्न होती है तो उसको आप अवश्य पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।